हेलो एवरीवन। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है रेडियो। आज की कहानी एक रेडियो और एक वृद्ध व्यक्ति पर आधारित है। वृद्ध व्यक्ति का नाम है सर्वेश्वर मिश्रा। सर्वेश्वर जी ने रिटायरमेंट लेने के बाद तय किया कि अपना पुश्तैनी मकान छोड़कर किसी पहाड़ी इलाके में जाकर बस जाएंगे और वहीं पर खेती बाड़ी कर अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेंगे। उनकी पत्नी का देहांत करीब 10 साल पहले हो चुका था। 2 बेटे हैं जो बाहर नौकरी करते हैं और वहीं सेटल हो चुके हैं। ना बेटों को यहां आने में दिलचस्पी थी और ना उन्हें किसी पर बोझ बनने में दिलचस्पी थी। वैसे भी उनके ख्याल और विचार आजकल की पीढ़ी से बहुत अलग थलग है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को ही अलग करने का निर्णय लिया। पेंशन के पैसों से उनका गुजारा अच्छे से हो जाएगा, यही सोचकर वो एक हिल स्टेशन में जाकर बस गए। वहां की वादियों में उनकी हर सुबह गुजरती और रात को एक कमरे में रेडियो सुन सुनकर। रेडियो ये उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका था, खासकर उनके पत्नी के जाने के बाद। जब तक वो जिंदा थी तब तक सर्वेश्वर जी शिकायत करते थे कि तुम बहुत बातें करती हो, जरा चुप हो जाओ, मुझे शांति चाहिए। दुनिया भर में क्या हो रहा है ये सब मुझे नहीं जानना है, जो करना है करो, मेरा माथा मत खाओ। और अब उसी पत्नी के जाने के बाद अचानक उन्हें उनकी आवाज बहुत याद आती रही। वो चाहते थे कि कोई तो हो जो दिन भर बड़बड़ करता रहे, और तभी उन्हें रेडियो की आदत लग गई। उन्हें लगता था जैसे उनकी पत्नी मनोरमा उनके पास ही बैठी है और देश विदेश की खबर सुना रही है। रेडियो की खास बात यह होती है कि उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अलग अलग चैनल होते हैं, बिल्कुल टीवी की तरह। मगर एक बात टीवी से जुदा यह है कि किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में अगर आप शहर बदल दें तो चैनल के कार्यक्रम बदल जाते हैं। सर्वेश्वर पहले कुछ रोज तक सिर्फ चैनल बदलने में मशगूल रहे और फिर एक रोज उन्होंने अपने पसंदीदा चैनल 95.5 की खोज की। इस चैनल में दूरदर्शन की तरह पुराने दौर की तरह ही एंकर खबर पढ़ते थे। कोई फालतू के एडवर्टाइजमेंट नहीं और बीच बीच में पुराने गाने सुनाते थे। रात को ठीक 11:11 में एक कार्यक्रम आता था जिसका नाम था संदेश। इस संदेश कार्यक्रम में एंकर लोगों की चिट्ठियां पढ़कर सुनाते थे। ये चिट्ठी उन लोगों की होती है जो दूर दराज रहते हैं और संपर्क करने के लिए रेडियो के माध्यम का सहारा लेते हैं। आमतौर पर किशोर किशोरी से तब्दील हुए नौजवान और नौयुवती अपने प्रेम प्रलाप के लिए इस माध्यम को चुनते हैं। मगर आजकल के दौर में संपर्क का माध्यम इतना आसान हो चुका है कि अब रेडियो को लोग भूल गए हैं। इससे फायदा ये हुआ कि भीड़ छट गई और चुनिंदा लोग जो अभी भी रूहानी इश्क लड़ाने में यकीन रखते हैं, सिर्फ वही लोग इस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। उसमें से ज्यादातर वो दंपत्ति हैं जो अपने बच्चों के बीच के बंटवारे में अलग हो गए हैं। और यही बात इस कार्यक्रम को खास बनाती थी। जिस रूहानी सुकून की तलाश में सर्वेश्वर ने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, अब उन्हें इस उम्र में आकर वो खुशी इस रेडियो के माध्यम से मिल रही थी और इतना उनके लिए काफी था। ना कोई सपने थे और ना ही कोई भागदौड़। सुकून से बैठकर बस जिंदगी का आनंद ले रहे थे। एक रोज उसी चैनल पर 11:11 पर जब संदेश कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो एंकर ने एक ऐसी चिट्ठी पढ़ी जहां एक 60 वर्षीय वृद्धा अपनी खोए हुए पति के लिए संदेश भेज रही थी। उन्हें पता नहीं था कि उनके पति इसे सुन भी रहे हैं या नहीं, मगर फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए वो संदेश भेजती थी और यही उम्मीद करती थी कि उनके पति उन्हें सुनते होंगे और एक रोज उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी और फिर दोनों की मुलाकात होगी। महिला ने अपना नाम गुप्त रखा था और उनके कहने के मुताबिक उनके पति लगभग 10 साल पहले एक रोज अचानक घर छोड़कर कहीं चले गए थे। काफी दिलचस्प मामला था। सर्वेश्वर को उन वृद्धा के चिट्ठियों में खासा दिलचस्पी पैदा हुई। वृद्धा का नाम क्योंकि गुप्त था तो एंकर उन्हें अनामिका जी कहकर संबोधन करते थे। अनामिका जी की एक खास बात यह थी कि हर महीने सिर्फ एक दिन वो संदेश भेजती थी और इस संदेश का एक फिक्स्ड पैटर्न था। पैटर्न ये था कि चिट्ठी के शीर्ष भाग में अनामिका अपने पुराने दिनों में पति से हुए किसी बात पर बहस का जिक्र करती थी, फिर मध्य भाग में उन्हें मनाने की कोशिश करती थी और अंत में यही लिखती थी,
इतना मनाने की कोशिश की, फिर भी तुम्हारी नाराजगी है कि डॉलर की तरह बढ़े जा रही है और मेरी नाराजगी है कि रुपए की तरह नीचे खिसकती जा रही है। पता नहीं किस बात का घमंड है तुम्हें। आना है तो आना, नहीं तो अगली चिट्ठी का इंतजार जिंदगी भर करते रहना। लेकिन फिर अगले महीने वो चिट्ठी भेज दिया करती थी। ये भी एक गजब किस्सा था। हर महीने मनाना और रूठना चिट्ठियों के माध्यम से चलता आ रहा था, और वो भी एक तरफा। सर्वेश्वर पहले पहल तो हंसकर मजे लेते थे, मगर साल भर में कुल 12 चिट्ठियों में उन्होंने एक और खास बात नोटिस की कि चिट्ठी के शीर्ष भाग में जो बहस अनामिका जी लिखती थी, बिल्कुल वैसी ही एक बहस सर्वेश्वर और उनकी स्वर्गता पत्नी मनोरमा जी के बीच भी हो चुकी थी। उन्हें लगभग साल भर लग गए इस बात को पहचानने में कि ये जो अनामिका जी हैं, वो दरअसल सर्वेश्वर और मनोरमा के किस्से सुना रही हैं। वैसे तो मध्यम वर्ग के दंपतियों के बहस का मुद्दा एक जैसा ही होता है, पर क्योंकि सर्वेश्वर अब बाकी सारे चिंताओं से फारिग हो चुके थे, तो उन्होंने इस बात को गहराई से सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने एक और बात भी नोटिस की कि हर महीने जिस भी तारीख को 11:11 में अनामिका जी का संदेश आता है, वो दिन एकादशी का होता है। एकादशी को लेकर सर्वेश्वर के जीवन में काफी झगड़े हुए हैं। दरअसल उनकी पत्नी को अस्थमा की बीमारी थी, मगर वो हर महीने सर्वेश्वर के लाख मना करने के बावजूद एकादशी का पालन करती थी, और जिसके नियम अनुसार उन्हें सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी में नहाना होता था और पूरा दिन उपवास करना पड़ता था। अगले 3 से 4 रोज उनकी तबीयत नाजुक रहती थी और सर्वेश्वर जी का खर्चा बढ़ जाता था। ये भी बिल्कुल एक फिक्स्ड पैटर्न था। अब 13वीं चिट्ठी कब आएगी, इस बात का अंदाज सर्वेश्वर ने लगा लिया था, और ठीक वैसा ही हुआ। सर्वेश्वर को कुछ अजीब सा लगा। वो बहुत देर तक इस संयोग के बारे में सोचते रहे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी मनोरमा अभी भी जीवित है। 2-3 रोज अच्छे से विचार करने के बाद उन्होंने तय किया कि इन अनामिका जी का पता लगाया जाए। पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें किसी दूसरे के जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं वो इस हद तक मनोरमा की यादों में जूझ रहे थे कि उनसे रहा नहीं गया। सीधे पहुंच गए एफएम सेंटर। वहां जाकर उन्हें पता चला कि रात को 11:11 में संदेश नाम का कार्यक्रम तो सुनाया जाता है, मगर किसी अनामिका नाम की वृद्धा की चिट्ठी नहीं आती है। उन्हें लगा कि एफएम सेंटर वाले वृद्धा की आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखने के कारण उनका नाम का जिक्र नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने वहां प्रयास करना उचित न समझा। वो चुपचाप अपने घर आ गए और अगली एकादशी का इंतजार करने लगे, मगर अगली एकादशी को वृद्धा का कोई संदेश नहीं आया। सर्वेश्वर को मामला कुछ गड़बड़ लगा। उन्हें लगा शायद अपने पति के इंतजार में वृद्धा गुजर गई हैं। रात भर वो यही सोचते रहे कि इस वृद्धा से मिलने की उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। अगले रोज वो अपने आप को रोक नहीं पाए और पहुंच गए एफएम सेंटर एक मनगढ़ंत कहानी के साथ। सर्वेश्वर ने अपने आप को अनामिका जी का पति होने का दावा किया। उन्हें इस झूठ का परिणाम नहीं पता था। एक जुनून सा सवार था कि वो कैसे भी करके अनामिका जी से मिले। चैनल वालों ने एक बार के लिए उन्हें यकीन कर भी लिया, मगर ऐसी कोई चिट्ठी आती ही नहीं है तो वो लोग भी क्या करते। चैनल ने प्रूफ भी दिया, रिकॉर्डेड सेशन भी सुनाया, मगर अनामिका का कोई अता पता नहीं मिला। सर्वेश्वर चुपचाप वापस आ गए। इस पूरे वाकयात ने उनके दिमाग पर गहरा असर छोड़ा। अब उनकी दैनिक दिनचर्या बदलने लगा। उन्हें मनोरमा और भी याद आने लगी। अंत में परेशान होकर वो उस जगह से खाली कर वापस अपने पुश्तैनी मकान में आ गए। अपनी बाकी की जिंदगी वो उसी घर में रहे। ये वही घर था जहां मनोरमा बहू बनकर आई थी। ये वही घर था जहां उन दोनों ने मिलकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर इंसान बनाया था। उन्हें अनामिका जी का पता कभी नहीं चल पाया, और जिंदगी भर वो यही सोचते रहे कि शायद उनकी मनोरमा उन्हें अपने पास बुला रही थी, इसी घर में जहां से उसकी अर्थी उठी थी। वो शुक्रगुजार थे कि उनकी और मनोरमा की मोहब्बत की कहानी बड़ी रूहानी और अलग किस्म की रुमानी थी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।